हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल एनजेएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश, जो आपकी बोर्ड कॉपी एग्ज़ाम सेंटर में मिलेगी। उस पर आपको कैसे फिल करना है, साथ ही एक मॉडल पेपर है हमारे पास मैथ का, जो बिल्कुल बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, न्यू सिलेबस 30% रिड्यूस करके। तो उसका सॉल्यूशन आपको इस बोर्ड कॉपी पे किया जाएगा। ठीक है, बोर्ड कॉपी पे आपको इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। कैसे आपको बोर्ड कॉपी भरनी होगी ये थोड़ा हम देख लें, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पे दिया हुआ परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो यहाँ पे देखिए जैसे अनुक्रमांक आपका जो भी हो 6-7 डिजिट का वहाँ पे लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल की तरफ पे से मैं अपना रोल नंबर लिख लेता हूँ। कुछ मान लीजिए कुछ रोल नंबर हुआ, किसी का रोल नंबर हुआ मान लीजिए, तो आपके एडमिट कार्ड पे रोल नंबर लिखा होगा, रोल नंबर आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद से दिया हुआ परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, तो यहाँ पे गिन लीजिएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 29,29,60,225 7,000 कितना 225 ये इसलिए हिंदी में लिखा जाता है कि जैसे कोई अंक गलत हो गया, या वो गलत नहीं होना चाहिए वैसे। जैसे मिसप्रिंट हो गया, जैसे मान लीजिए 5 बनाए हैं, एग्जामिनर इसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, कुछ मिट गया, तो यहाँ से देख के वो पता कर लेंगे आपका रोल नंबर एक्चुअल में है क्या। इसके लिए ये चीज़ होता है। अब देखिए विषय है, तो विषय अगर गणित का है तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे गणित। प्रश्न पत्र कौन सा है, तो प्रश्न पत्र यहाँ पे 324 है, तो यहाँ पे 324 लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ EN, तो प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक क्या है, EN। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ये चीज़ आप भर लीजिएगा। उसके बाद देखिए परीक्षा का दिन सोमवार मंगलवार जो भी हो भर लेंगे। पाली फर्स्ट पाली में होगा, 10वीं के हैं। केंद्र का नाम, जिस स्कूल पे आप परीक्षा दे रहे हैं, जहाँ पे सेंटर गया है, उसका नाम लिख लीजिएगा। बाकी सब छोड़ दीजिए, आपके लिए नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम पहले पेज से शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन पेपर है, इसमें पहला क्वेश्चन जो हम पढ़ते हैं, यहाँ में अनिवार्य तथ्य दिया हुआ है। इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उसमें व्यर्थ समय नष्ट मत कीजिए। यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई हल न कीजिए। रचना के प्रश्नों में हल रचना रेखाएं न मिटाएं। यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखिए। प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ 8वां क्या दिया, प्रश्न एक के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल की क्रियापद स्पष्ट रूप से लिखिए। यानी जो प्रश्न 1 है हमारा बहुविकल्पी है, बहुविकल्पी प्रश्नों के हल आवश्यक नहीं है इस पे लिखना, सीधे जो ऑप्शन सही है उसको लिखिए। लेकिन पहला के अलावा जो भी है उसका हल आपको दिखाना है उत्तर पुस्तिका पे, दोनों तरफ इसके लिखना है। जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उसमें स्वच्छ एवं स्पष्ट चित्र अवश्य खींचिए। चित्र के बिना ऐसा हल अशुद्ध तथा अपूर्ण माना जाएगा। यानी चित्र आपको जरूर बनाना है अगर प्रश्न में है तो, क्योंकि चित्र बना देंगे तो 50% नंबर ऐसे ही मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो देखिए सहभाज्य का मतलब क्या है, वो स्वयं से भाज्य हैं, इनमें कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। तो 14 और 35 में 7 दूना 14, 7 पचे 35, 31 से कम 31, 31 यहाँ 93, ये भी हो गया। 62 और 32 में 2 कॉमन मिल गया। लेकिन 18 क्या है, सम है, 25 क्या है, विषम है। इन दोनों में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, यानी अभाज्य संख्याओं का यही युग्म है। ठीक है, द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल होगा। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा = c/a। क्या होता है, c/a। तो देखिए यहाँ पे c का मान है 0 है, यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे c है नहीं है, तो c का मान 0 है। बट a का मान क्या दिया है, x² के आगे 3 है, तो 3, यानी 0 में किसी संख्या से भाग दे तो क्या आएगा 0। तो यानी इसका आंसर कितना आना चाहिए, 0। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ है, समरूप त्रिभुजों की विशेषताएं होती हैं। उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, संगत कोण बराबर होता है। समरूप यानी उनके रूप क्या हो,
समान हो, उपर्युक्त में से दोनों, उनमें से कोई नहीं। देखिए उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों तब भी ठीक है, समरूप होंगे, संगत कोण भी बराबर हों, यानी उपर्युक्त में से दोनों, दोनों हमारे सही हैं। अगला देखिए क्या दिया है, cos 60। cos 60 का मान कितना होता है 1/2। cos 30 का मान √3/2 माइनस साइन 60 का मान कितना हो गया √3/2 और साइन 30 का मान 1/2। देखिए दोनों के दोनों बराबर हैं तो दोनों घट के कितने हो जाएंगे 0। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अगला, इसमें विकल्प है निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो इसमें देखिए कौन सा होगा, मानक विचलन। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो मानक विचलन जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो चलिए इसको हमें बोर्ड कॉपी पे लिखना कैसे है तो हम आपको बताते हैं। देखिए आपकी कॉपी कुछ ऐसे होगी, आपको जैसा कि मैंने बताया था एक पेन नीला, एक स्केच और एक ब्लैक और एक स्केल ले लीजिएगा। आप यहाँ पे ऊपर लिखिए, अगर रफ कार्य करना होगा तो आप साइड में क्या कीजिए, यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। इस साइड में आप क्या कर लीजिएगा, अपना जो रफ वर्क करना है कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखिए प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 हल। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 का हल आप लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है क ख ग, तो क ख ग घ और अंग। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन हो गया। अब चलिए हमें कौन कौन सा विकल्प सही था, किसका कौन सा था वो हमें लिखना है। तो देखिए हम थोड़ा सा साइड करते हैं। अब देखिए आपको कैसे लिखना है ये चीज़ देखिए। तो पहले का हमारा दूसरा सही था, तो पहले क के आगे लिखेंगे दूसरा, और दूसरा क्या है ऑप्शन, तो 18,25 है, तो इसको हम लिख लेंगे। केवल आंसर आपको लिखनी है, क्वेश्चन नहीं लिखना है। ठीक है, आपको 100% नंबर मिलेगा। अब देखिए दूसरे का अगर 0 सही था पहला, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहला 0। तीसरे का कौन सा था, तीसरा, गो का तीसरा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिख लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या था, उपर्युक्त में से दोनों, यहाँ पे लिख लेंगे उपर्युक्त, युक्त में से दोनों। ठीक है, उपर्युक्त में से दोनों। अब देखिए यहाँ पे अगला दिया हुआ है घ का कौन सा ऑप्शन सही था, पहला था 0, तो घ का हम पहला लिख लेते हैं। अब ये है 0, तो 0 लिख लेते हैं। अब देखिए अगला क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, चौथा मानक विचलन, तो यहाँ पे लिख लेते हैं चौथा मानक विचलन। ठीक है, मानक विचलन, मानक विचलन। ठीक है, तो ये हमारा चौथा हो गया। अब चलिए हम इसमें 6 है क्या, पहले में लगता है 6 है, हमें लगा 5 ही है, इसको भी देख लेते हैं। 6 विकल्प रहेगा। यहाँ पे देखिए अगला क्या दिया था, 2 बिंदु इतना और इतना है, इनके से बने रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए -8 0, एक प्लस और यहाँ पे है 0, -8। ठीक है, तो इसका मध्य बिंदु क्या हो जाता है, x1 + x2/2, यानी -8 + 0 -8 का आधा क्या हो जाएगा -4, और 0 और 8 कितना हुआ 8, 8 का आधा 4, -4, 4। तो कौन सा विकल्प सही है देखते हैं, -4, 4। तो देखिए हमारा तीसरा ऑप्शन मिल रहा है -4, 4। तो इसको हम लिख लेते हैं, अंगों के बाद क्या है, च्यो है ना, यहाँ पे हम लिख लेते हैं च्यो। कौन सा ऑप्शन इसका सही था, तीसरा, तो च्यो का हम लिख लेते हैं पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, क्या था -4, 4, -4, -4। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब हम चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पे नीचे जगह भी छूट जाए तो इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम सेंटर में पेज की कमी नहीं होने वाली। तो आप क्यों ऐसे लिखेंगे, पेज की कमी नहीं है, एकदम क्लियरिटी लिखिए, साफ़ सुथरा लिखिए, आपको नंबर अच्छा मिलेगा। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्न स्केच से, प्रश्न नंबर 2 हल। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 हल लिख लिए। अब चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। इसमें देखिए क दिया हुआ है, ख दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है सभी खंड कीजिए। तो इसमें क ख ग घ 4 दिया हुआ है,
सब एक एक नंबर के हैं। पहला दिया हुआ है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 का विविधकर निकालिए, ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति बताइए। मूल नहीं ज्ञात करना है, इसकी प्रकृति बताना है। तो यहाँ पे हमारा क है तो क लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो दिया हुआ है 2x² माइनस 4x, 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। विविधकर यहाँ पे लिख लीजिए, विविधकर इक्वल टू b² माइनस 4ac इक्वल टू, देखिए a है और ये b है और ये c है, तो b का मान हो गया -4 b² माइनस 4, a का मान है 2, c का मान है 3, 4ac इक्वल टू 4 चौक को 16 माइनस 4 दूना 8 तरीके 24 इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा -8। फिर से चेक कर लें, -4 का स्क्वायर और फिर 2 फिर 3, ठीक है। b² माइनस 4ac, 4 चौक को 16 और 4 दूना 8 तरीके 24, यानी हमने घटाया तो कितना आया -8 इक्वल टू, देखिए निगेटिव है, निगेटिव यानी ऋणात्मक। जो विविधकर है हमारा r इज लेस देन 0, क्यों? क्योंकि -8 क्या है, -8 क्या है, 0 से छोटा है। अतः हमारा विविधकर तो -8 हो जाएगा, विविधकर हमारा -8 होगा। अब इसकी प्रकृति कैसी होगी, तो मूल कैसे होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, क्योंकि विविधकर क्या है, 0 से छोटा है, काल्पनिक होंगे, ठीक है। ये हुआ प्रकृति, आंसर, ठीक है, आंसर। अगला देखिए यहाँ पे अगला हमें ख लिखना है, ख सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम ख लिख लेते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है प्रश्न, ये भी देख लेते हैं। तो दिया हुआ है 15 cot a इक्वल टू 8, 15 cot a इक्वल टू 8। तो हमें किसका मान निकालना है, साइन और सेक का मान। तो साइन a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और सेक a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। साइन a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और सेक a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉट ए का मान निकाल लें। तो कॉट ए इक्वल टू कितना मिलेगा, 8/15 मिलेगा कि नहीं। कॉट में क्या होता है, आधार बट्टे लंब होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे आप सिंपल सा एक त्रिभुज ड्रॉ कर लीजिए। एक त्रिभुज हम ड्रॉ कर लेते हैं ABC। तो आधार हुआ AB, अगर ये कोण A है तो आधार हुआ AB, तो ये दिया है 8 और ये दिया हुआ है कितना 15। तो इसका मान हमें कर्ण का मान निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकालने। 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15, 2 2 5 प्लस 8 28 64, 4 5 9 2 6 8 और 2 289 किसका होता है, लगभग 70 का शायद होता है, ठीक है, 70 का स्क्वायर होता है। अब देखिए हमें क्या निकालना था, साइन ए। तो साइन ए लिख लेते हैं। साइन ए इक्वल टू होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, यानी क्या हो जाएगा BC/AC इक्वल टू 15/17, ठीक है, 15/17। अब क्या है यहाँ पे, सेक ए, सेक ए इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कर्ण बट्टे आधार। तो कर्ण क्या है AC अपान आधार है AB इक्वल टू कितना 17/8। यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, यहाँ पे लिख दीजिएगा ये भी आंसर, ठीक है। इस प्रकार अब आगे चलते हैं। इसका C वाला लगाने, यानी ख के बाद क्या आता है, गौ आता है, गौ लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं गौ, ठीक है, गौ। अब देखिए यहाँ पे गौ क्या दिया हुआ है इसका, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी A1/A2 दिया है, यहाँ पे लिख लीजिए दिया है। A1 इक्वल टू प्रथम का क्षेत्रफल 121 दिया हुआ है cm², और A2 दूसरे का क्षेत्रफल A2 इक्वल टू कितना दिया हुआ 289, ठीक है, 289। तो हमें पूछ रहा है इनकी संगत भुजाओं का अनुपात। तो हम जानते हैं जो V0 यहाँ पे हम जानते हैं, लिख लीजिएगा, हम जानते हैं A1/A2 इक्वल टू A1/A2 का होल स्क्वायर।
यानी जो अगर दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात जो होता है वही उनके क्षेत्रफल का अनुपात होता है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जानते हैं इतना होता है, माना संगत भुजाएं क्या हों, A1 एवं A2 हों तो क्या हो जाएगा, A1 अपान A2 का होल स्क्वायर इक्वल टू A1 अपान A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A1 का मान है 121/289 इक्वल टू 11 हो गया। इसका मान हमने 289 का मान कितना निकाले थे, 289 का मान था 70 अपान 70 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात वर्गमूल ले लीजिए, A1 अपान A2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11/17। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, 11/17। अब गौ हो गया हमारा, घ पे चलते हैं, घ। ठीक है, घ क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखते हैं। यदि किसी बंटन का माध्य दिया हुआ है, कितना, माध्य इक्वल टू दिया है 16, बहुलक दिया है, बहुलक इक्वल टू दिया हुआ 13, तो बंटन की माध्यिका ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, माध्यिका। तो यहाँ पे लिख लेते हैं माध्यिका इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, माध्यिका। तो देखिए हमारा माध्यिका का इसका सूत्र इन तीनों में क्या संबंध होता है, इन तीनों में संबंध होता है 3 गुणे माध्यक। 3 यहाँ पे लिख लीजिएगा, चूंकि 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य। ठीक है, माध्यक या माध्यिका इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माध्यक इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य। तो यहाँ पे 3 माध्यक या माध्यिका इक्वल टू बहुलक दिया है 13 और माध्य दिया है 2 गुणे 16, 13 प्लस 32, 3 2 5, 3 1 4। ठीक है, तो माध्यिका इक्वल टू कितना आ जाएगा, माध्यिका इक्वल टू 45/3 इक्वल टू 15। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए माध्यिका इक्वल टू 15, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये आपका फाइनल आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन आता है हमारा, तीसरा। अगला देखिए हमारा क्या है, अगला हमारा तीसरा प्रश्न है। तो तीसरा लिखते हैं प्रश्न नंबर 3 हल। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 हल। यहाँ पे देखिए हम कौन सा हल करना है, पहला क है इसका, तीसरा क। तो यहाँ पे हमें हल करना है, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल है इसलिए इसको लिख देते हैं। ठीक है, या तो हम इसका क्या करेंगे, वीडियो में लिंक डाल देंगे, या तो इसको हम लिख देते हैं क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा खाएगा। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है, कैसे सिद्ध करना है। तो वैसे अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो ये सब चीज़ें आप जानते होंगे, क्योंकि मैंने 10वीं का तो मैथ का एक लाइन बाय लाइन उदाहरण हो चाहे बुक का हो, हमने पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है। साथ ही अगर आप हमारे चैनल के नए हैं तो हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ASP UP बोर्ड सॉल्यूशन। उसमें आपको पूरा मिल जाएगा सीरियल वाइज, अगर यूट्यूब में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो। यहाँ देखिए क्या दिया, माना √3 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम 3 जो अपरिमेय सिद्ध करना था मान लेंगे √3 एक परिमेय संख्या, इसलिए इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √3 = P/Q, जहाँ P और Q में कोई वहनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं हम इसमें, तो √3 का 3 हो गया, P का P², Q का Q²। अब हमने इस Q को इधर कर दिया, 3Q² = P², इक्वेशन नंबर 1 हुआ। 3P² को विभाजित करता है, इसलिए 3P का एक गुणनखंड होगा। समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं हम, P बराबर 3R रख रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3Q² = हमने क्या किया, P के जब 3R रखा, 3R का स्क्वायर = 9R², 3Q² = 9R²।
तो इसको हमने क्या किया, 3 से काट दिया 9 को, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3r²। इक्वेशन नंबर 2। देखिए समीकरण 1 में 3 पी को विभाजित किया है, समीकरण 2 में 3 क्यू को विभाजित किया है, यानी समीकरण 3 यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि 3 पी एंड क्यू दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन पूर्व में हमने माना था क्या माना था कि पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज पे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय ax + 2y = 2, 8x + ay = 4 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं तीसरे का बी प्रश्न, तीसरे का बी प्रश्न नंबर 3 का ख है ना, ख 3 ख का हल, क्योंकि एक पेज पे एक ही आ रहा है तो यहाँ पे लिख लीजिए, या तो हम यहाँ पे ना लिखें, सीधे हम कहाँ लिख लें, यहाँ पे लिख लेते हैं। तीसरे का कौन सा है, ख, क्योंकि लगता है हमें एक पेज पे 2 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जब देखिएगा एक पेज पे एक ही आंसर आ रहा है तो यहीं पे लिख दीजिएगा, या तो 2 या से अधिक आए तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या है, हमारा निकाय दिया है, यहाँ पे क्या दिया, ax + 2y, ax + 2y, 2 को इस साइड में लाइए तो -2 = 0। दूसरा क्या दिया है, 8x + ay -4 = 0। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, चूंकि लिख लेते हैं अनेक हल के लिए, अनेक हल के लिए क्या होता है, के लिए रेखाएं समपाती होनी चाहिए, समपाती होनी चाहिए, होनी चाहिए। ठीक है, अनेक हल के लिए क्या होनी चाहिए, समपाती होनी चाहिए। समपाती के लिए क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो देखिए a1 का मान कितना है, a/8 = 2/a = 2/-4, या इन दोनों को आपस में बराबर कर देंगे तो क्या आएगा, a/8 = 2/a, या यहाँ पे a² = 16, तो यहाँ से माइनस काट दीजिए तो क्या आ रहा है, तो a² = कितना आ रहा है, +-4, एक मान निकला। और यहाँ से इसको बराबर कर लेंगे तो 2/a = कितना आ रहा है, 1/2, तो 2 दूना 4, या a = 4, तो दोनों में कॉमन हमें क्या मिल रहा है, 4 + 4, अतः a = 4 के लिए रेखाएं इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, मित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, अनेक हल होंगे। अब देखिए ख के बाद कौन सा आता है, गौ हमारा है, गौ क्या दिया हुआ है, सॉरी ये नहीं है, ए वाला है। ठीक है, गौ जो दिया है हम इसमें लिख लेते हैं, दिया है क्या क्या दिया है, PS/SQ, PS/SQ = PT/TR, तथा कोण PST = कोण PRQ। चित्र दिया हुआ है, क्या चित्र ड्रा कर लेते हैं, PQRST। ठीक है, ST PQRST। अब देखिए ये वाला कोण इस कोण के बराबर दिया है, इसको हम थोड़ा सा गलती से यहाँ बन गया है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों त्रिभुजों को हमें क्या सिद्ध करना है, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, कौन, PQR क्या है, एक समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, ऐसे त्रिभुज जिनकी 2 भुजाएं कम से कम क्या हो, 2 भुजाएं
बराबर हों तो समद्विबाहु हो जाता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पी एस टी इक्वल टू पी आर क्यू, ये वाला कोण इस कोण के बराबर दिया है। यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, एक चीज़ दिया हुआ पी एस अपान एस क्यू, पी एस अपान एस क्यू इक्वल टू पी टी अपान टी आर, पी टी अपान टी आर, इसलिए दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। त्रिभुज पी एस या पी क्यू आर में क्या दिया है, चूंकि पी क्यू आर में पी एस अपान एस क्यू इक्वल टू पी टी अपान टी आर, इसलिए क्या हो जाएगा, ये दोनों यश टी, इसलिए यश टी समांतर क्यू आर, क्यू आर यश टी समांतर क्या हो गया, क्यू आर। यानी इस त्रिभुज में इस पी एस अपान एस क्यू इक्वल टू पी टी अपान टी आर, ये अगर हैं तो ये दोनों रेखाएं क्या हो गई, एक दूसरे के समांतर हो गई। इसलिए आप कह सकते हैं कोण यस बराबर कोण क्यू, कोण यस इक्वल टू कोण क्यू, ठीक है। अतः कोण यस किसके बराबर हो गया, कोण क्यू के, ठीक है, कोण क्यू के। और कोण क्यू किसके बराबर है, चूंकि कोण क्यू इक्वल टू कोण आर दिया है, दिया है। अतः देखिए ये कोण इसके बराबर और ये दोनों बराबर दिए हैं तो ये भी दोनों क्या हो गए, बराबर। अतः त्रिभुज पी क्यू आर के दो के कोण क्यू इक्वल टू कोण आर बराबर हैं। जब दो कोण बराबर हैं तो इनकी दो भुजाएं बराबर होंगी, इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे कर सकते हैं क्यू के सामने की भुजा पी आर इक्वल टू पी क्यू, दो बराबर हो गए तो क्या लिख देंगे, अतः त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, बाहु त्रिभुज है, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है एक 40 सेमी ऊंचे शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 38 सेमी और 8 सेमी हैं। शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात करना है, कोई बात नहीं, ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे करना है, दिया है यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं, दिया है, जो चीज़ दिया है उसे हम लिख लेते हैं, ठीक है। एक 40 सेंटीमीटर ऊंचाई यानी शंकु की ऊंचाई, यहाँ पे लिख लीजिए शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई यच बराबर कितना दिया हुआ है, 40 सेमी, ठीक है। अब दिया हुआ शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं यानी R1 बराबर दिया है 38 और R2 बराबर कितना दिया है, 8 सेमी, ठीक है, इस सेंटीमीटर में। शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है, यल बराबर पूछा हुआ है, यानी यल क्या है, तिर्यक ऊंचाई। जैसे हम आपको छिन्नक की आकार बताना चाहेंगे, बाल्टी जो आपका होता है ना वो छिन्नक होता है, ये है छिन्नक, ठीक है। ये इसकी नीचे वाली जो बड़ी त्रिज्या है वो दिया है 38, ऊपर वाली दिया है कितना, 8, और ये है इसकी ऊंचाई कितना दिया है, 40। ये वाली तिर्यक ऊंचाई हमारी पूछ रही है, यल इक्वल टू क्वेश्चन। तो चूंकि हम सूत्र जानते हैं यल इक्वल टू होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, यानी बड़ी ऊंचाई बड़ी त्रिज्या माइनस छोटी त्रिज्या का होल स्क्वायर इक्वल टू एच का मान कितना है, 40 का स्क्वायर प्लस R1 का मान कितना है, 38 माइनस 8 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 40 का स्क्वायर प्लस 38 में से 8 गया, कितना बचा, 30 का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 40 का स्क्वायर कीजिए 1600 प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900, ठीक है, 16 9 2500, कितना हुआ 2500। 2500 का वर्गमूल क्या होता है, 50, तो यानी उसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी हो गई, 50 सेंटीमीटर। यही आपकी क्या है, फाइनल आंसर है। क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पे। अब देखिए चौथे प्रश्न का को क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके
272 और 1032 का HCF ज्ञात करना है, यानी भाग विधि से इसका मौसा ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। इसका कौन सा है, हमारा क है, तो यहाँ पे क लिख लेते हैं। 2 ही नंबर का है, इसलिए एक पेज पे 2 क्वेश्चन तो आराम से हल कर सकते हैं। क्या दिया है, 272 एंड 1032 का HCF इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का मतलब भाग विधि से मौसा निकाल दीजिए। ठीक है, तो बड़े वाले को अंदर 1032 और छोटे वाले को बाहर 272। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप एक अंक ढप लीजिए, यहाँ पे एक अंक ढप लीजिए। 27 दूना 54 दूना 108, यानी 3 बार में लगभग जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21 और 3 दूना 6 2 8। देखिए यहाँ पे 12 में 6 गया 6, 2 में से गया 1 और 10 में से 8 गया 2। अब कितनी बार यहाँ पे जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपल सा इस नंबर को 272 को नोट कर लेते हैं। अब एक बार में भाग जाएगा 216। ठीक है, 12 में 6 गया 6, 6 में से गया 5। अब यहाँ पे 216 नोट कर लेते हैं। 56 दूना कितना होता है, 3 बार में जाना चाहिए, 4 बार में तो जाएगा नहीं, 3 बार में देख लेते हैं। सही है ना, हाँ। तो 56, 3 छक 18 और 3 छक 18 को 8 बचा हमारे पास 1 और 3 पचे 15 और 3 छक 18 हुआ था ना, 3 छक 18 1 बचा था, 3 पचे 15 1 16। 16 में 60 गया 8 और यहाँ बचा 0 और 10 में से 6 गया 4 48। ठीक है, अब 56 को नोट कर लीजिए। 48 से कम 48, बचा कितना 8 बचा ना। अब यहाँ पे 48 नोट कर लेते हैं। 8 छक्के 48, ख़त्म, यानी 8 पे इंड हो रहा है। यहाँ पे लिखेंगे HCF इक्वल टू 8। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। क्लियर है। आगे देखिए इसका दिया हुआ है अगला क्या, त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि इतना ADC इक्वल टू BAC है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, एक त्रिभुज ABC की भुजा इतना बड़ा इतना है कि इतना, तो इसमें करना क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि कोण ADC इक्वल टू BAC है। इसमें क्या पूछ रहा है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, गोला बना देते हैं, यानी इस क्वेश्चन का पूरा स्पष्ट नहीं हो रहा है, कुछ लाइन यहाँ पे प्रिंटिंग में छूट गई होगी। फिर से एक बार देख लीजिए, कुछ समझ में आ जाए। एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि ADC इक्वल टू इतना, इसमें देखिए कहीं लाइन छूटा हुआ है। ठीक है, इसमें एक लाइन छूटा हुआ है जिसको हमें पता नहीं है क्या लाइन छूटा हुआ है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं, शायद कहीं मिस प्रिंटिंग इसमें हो गया हो। चलिए छोड़ते हैं इसको। अगला दिया हुआ है गो, 5 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड खींचिए और इसे 2 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींचना है। देखिए हमारे पास इस समय वर्तमान समय में क्या हूँ, तो मेरे पास प्रकार शायद नहीं है। प्रकार न होने की वजह से मैं हाथ से ही आपको कटिंग करके बताता हूँ। तो चलिए भाग्य अच्छी थी, हमें पेंसिल और प्रकार मिल गया। देखिए यहाँ पे क्या कहा था, 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खंड खींचना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आपके लिए जूम करते हैं। हम 5 सेंटीमीटर लंबा क्या कर रहे हैं, रेखाखंड खींच रहे हैं 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ पे हम 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच लिए। ठीक है, जिसका हम नाम देते हैं AB। देखिए जो भी काम कीजिएगा पेंसिल से कीजिएगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलने वाला। 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा AB खींच लिए। उसके बाद से देखिए क्या कहा है कि इसे कितने 2 संबंधित 3 के अनुपात में, यानी सबसे पहले हम A से एक न्यून कोण पर एक रेखाखंड AY किरण खींच लिए। अब इस पे कितने चाप काटेंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 संबंधित 3, यानी 3 2 5 को हम चाप काटेंगे। ठीक है, तो हम 5 चाप समान चाप काटते हैं। जो आप इतना चाप काटेंगे इतना बड़ा कि इस रेखा पे आ जाए। 1, देखिएगा ध्यान से 2, और ये वाला क्या है
3 4 और ये है हमारा 5। ठीक है, जिसका हम नाम दे देते हैं A1, A2, A3, A4, A5 नाम दे दिया हम। उसके बाद से आपको क्या करना है, सिंपल सा आप पाँचवें वाले को इससे मिलाइए। A5 को B से हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। A5 को B से मिला देते हैं। A5 को हमने B से मिला दिया। अब देखिए 2 संबंधित 3, यानी आप यहाँ से आइए 2 गिनिए, 1 2, यहाँ पे एक चाप काट लीजिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई चाप काट लेते हैं अपने मन से, जितना बड़ा मन करे। ठीक है, उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे वही चाप यहाँ से काट लीजिए। उसके बाद इसको मापना है आपको, यहाँ पे एक कोण माप लीजिए कितना हो रहा है। तो ऐसे कुछ हमने माप लिया। ठीक है, मापा। उसके बाद वही काम हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे सुई रख लेते हैं। उसके बाद पेंसिल से यहाँ पे देखते हैं कितना आता है। हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे एक चाप काटा, जितना मन किया उतना काटा चाप। ये नहीं, किसी रेखा के ऊपर भी काट सकते हैं, नीचे भी काट सकते हैं, जहाँ मन करे काटिए। यहाँ भी हम काट सकते थे तो अच्छा फिगर और बनता। तो हमने काट लिया, कहाँ से, जगह का नहीं थी इसलिए हमने यहाँ से काट लिया, कोई अंतर नहीं। वही काम यहाँ से किया। उसके बाद हमने इस कोण को माप लिया, कितना मापा, इस कोण को मापा। ठीक है, उसके बाद से यही काम हमने क्या किया, यहाँ पे माप लिया। वही काम यहाँ पे हमने चाप से कर लिया। जब हमने कर लिया तो यहाँ पे एक बिंदी सी दे लेते हैं और उसके बाद से इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा एडजस्ट करना हो तो कर लीजिएगा। ए लाइन और ये जो लाइन हम खींच रहे हैं, ये दोनों लाइन क्या हो, बिल्कुल समांतर। ये वाली और ये वाली लाइन समांतर हो, जहाँ पे होगा उसी को मान लीजिएगा बी डैश। अतः हमारी जो ए बी डैश और बी डैश बी क्या होगी, 2 संबंधित 5 के अनुपात में होगी। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, अतः ए बी डैश इक्वल टू बी, सॉरी यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखनी चाहिए, आपको काटना नहीं है, यहाँ पे एक बार काट दीजिएगा। अतः ए बी डैश अपान बी बी डैश बी इक्वल टू 2/3। ठीक है, इसका मान माप के लिखना है तो लिखिएगा ए बी डैश इक्वल टू और बी डैश बी इक्वल टू कितना होगा। तो यहाँ पे आपको माप लेनी है, यहाँ से ऐसे माप लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मापें। ठीक है, तो इसको आप अपने से माप लीजिएगा। यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। कितना आ रहा है, इसका मान 2 आ रहा है, इसका मान 3 आ रहा है। 3 2 5 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। रचना के चरण नहीं पूछा था, इसलिए हमने रचना के चरण नहीं लिखा। ठीक है, रचना के चरण पूछता तो हम लिखते। तो अब अगला देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है इसका घ, चौथे का घ क्या है, बढ़िया सा क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, चौथे का घ, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्न नंबर 4 का घ। प्रश्न नंबर 4 घ। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 के घ हल। क्योंकि एक ही प्रश्न चौथे में बचा हुआ है, क्यों ना हम उसे फ्रेश पेज पे लिखें। आपको इतना पेज होता है कि एग्जाम सेंटर में आपको पेज की कमी नहीं होगी, और आप जो भी लिखेगा साफ़ सुथरा लिखेगा, क्लियर लिखेगा, पेज आपको एग्जामिनेशन सेंटर में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 5वां के घ में, चौथा के घ में कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। तो पूछ क्या रहा है, तो 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे कोष्टक में क्या है 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यही पूछा हुआ है। तो हम सिंपल सा इसको ले लेते हैं। तो मान क्या है 1 प्लस साइन थीटा, और दूसरे कोष्टक में क्या है 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे कोष्टक में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्या करेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपल सा ए भी है, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा।
इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर। और कॉस अपान साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और कॉट थीटा का मान कितना दिया, 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7×7 = 49 / 2 = 64। यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा 5वां जो क्वेश्चन है हल करना है। तो देखिए सब एक पेज पे एक ही प्रश्न के हल होंगे, इसीलिए हमने लिख दिया यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 के क का हल। क्या है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 हो। तो देखिए इस टाइप के सवाल बड़ी अच्छे होते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम मानते हैं, माना क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत पूर्णांक क्या है, पहला है यक्स कामा यक्स प्लस 1 है, क्रमागत है कि नहीं है, दिया है। इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग, वर्गों का योग इक्वल टू कितना दिया, 365, ठीक है, 365। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे यक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। अब इसको इस साइड में लाएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये 365 इधर आएगा तो प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0। यहाँ पर जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 365 में से एक घटाएंगे, कितना बचेगा, 364, 364 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2 से काट दीजिए, भाग दे दीजिए, तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है तो कितना लिखेंगे आप, 2x को मैं 1 से भाग दे दिए, x हो गया, और माइनस 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूना 4। इसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड। तो इसके लिए गुणनखंड करने के लिए सिंपल सा 182 लिख लीजिए, 2 से भाग दे दिए, यहाँ पे 2 से 2 9 18 और 2 1 कम 2, 7 से 13, 7 दूना 14 और 13, यानी इसका गुणनखंड करेंगे x प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। x इक्वल टू 13 आप ले लेंगे, ठीक है, x इक्वल टू 13, तो x प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14। अतः यहाँ पे लिख लीजिएगा, अतः धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे लिख लीजिएगा, अतः धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक क्रमागत पूर्णांक, क्रमागत पूर्णांक क्या होंगे, पूर्णांक यक्स का मान कितना है, 13 14 होंगे ना, 13, 14 है आंसर। क्लियर है, अगले पे चलते हैं। अगला हमने लिख लिया है प्रश्न नंबर 5 के ख का हल। क्या दिया हुआ है, बिंदु -4 है, दिया हुआ है बिंदु -4, 6, बिंदु इतना, बिंदु ए और बी को यहाँ पे क्या दिया, ए बिंदु दिया हुआ है क्या, -6, 10, बी क्या दिया हुआ है, 3, -8 को किस अनुपात में काटती है। ये जो बिंदु पी है मान लीजिए -4, 6 किस अनुपात में काटती है, जोड़ने वाली रेखा को किस अनुपात में काटती है, ठीक है, ये चीज़ हमें पूछा हुआ है। तो माना ए बी को पी यम संबंधी 1 के अनुपात में काटती है, के अनुपात में काटती है, पात में काटती है, काटती है, ठीक है, किस अनुपात में, यम संबंधी 1 के अनुपात में। तो देखिए हमारा सूत्र क्या होता है, m1 x2 यानी 3m m1 x2 प्लस m2 x1 यानी -6/m1 प्लस m2 m प्लस 1। ये है m1 और ये है m2, ठीक है, ये है x1 y1 x2 y2, ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस m2 कॉमा p का निर्देशांक निकाल रहे हैं हम फार्मूले से, और m1 y2 -8m प्लस m2 y1 यानी
10 एकम 10 बटे m+1, ठीक है, m+1। इसका निर्देशांक दिया कितना है, -4, -4, इसलिए भुज को भुज के बराबर कीजिए, कोट को कोट के बराबर, इसलिए 3m-6/m+1 इक्वल टू कितना, -4। 3m-6 इक्वल टू कितना, -4m-4। तो 6 को इधर लाइए, 4 को इधर लाइए, 3m+4m इक्वल टू कितना, -4 + 6, तो 7m इक्वल टू कितना, 2। तो m इक्वल टू कितना आया, 2/7। अतः यहाँ पे लिख लीजिएगा, अतः -4, 6 AB को 2/7 के अनुपात में विभक्त करती है, ठीक है, विभक्त करती है। क्लियर है। अतः -4, 6 AB को 2/7 के अनुपात में विभक्त करती है। क्लियर है, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखिए हमारा क्या दिया हुआ है, 5वां क्या दिया है, कहाँ गया, यहाँ पे त्रिज्या दिया है 4.2 सेमी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया है त्रिज्या कितनी दी हुई है, R का मान दिया है 4.2 सेंटीमीटर। धातु के गोले को पिघलाकर, यानी इसको हम कैपिटल R ले लें, पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में मोड़ा जाता है। यहाँ पे दिया है गोला, गोले की त्रिज्या कितनी दी है, 4.2। बेलन की त्रिज्या दी हुई है 6 सेमी वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई, माना बेलन की ऊंचाई कितनी है, ये है, माना बेलन की ऊंचाई यच है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, एक गोला है जिससे हमें क्या बनाया जा रहा है, एक बेलन बनाया जा रहा है। ठीक है, गोले से बेलन बनाया जा रहा है, तो जितना गोले का आयतन होगा उतना ही बेलन का आयतन होगा। चूंकि यहाँ पे गोले से बेलन बनाया जाता है, इसलिए बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन। और जैसे आटे की एक गोली ले लीजिएगा, जितना आटा होगा ऐसे से उसको बेलन बनाएंगे तो क्या होगा, जितना आटा रहेगा उतना ही का ना बेलन बनेगा, यानी गोला जितने का आयतन होगा उतना ही बेलन का आयतन होगा। बेलन का आयतन क्या होता है, πr² यच। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³। पाई से पाई हमारा कट गया, r का मान दिया हुआ है 6 का स्क्वायर इंटू यच, 4/3। r का मान कितना दिया है, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2। तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3 गुणे 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 बट्टे 6 गुणे 6। 3 एकम 3, 14 तियाँ 42, 3 और 6 से कटेगा, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42। ठीक है, तो यह चीज इक्वल टू कितना आ रहा है, 7 सत्ते 49, यानी 14, यहाँ पे 7 सत्ते 49, 4 इंटू 1.4 इंटू 0.49 गुणा कर लीजिए। 4 9 36 को गुणा करेंगे कितना होगा, 4 9 36 को 6, बचा हमारे पास 3, और 4 चौको 16, 17 18 19, 1.96 इंटू 1.4, 14 छाक 84 को 4, बचा 8। ठीक है, और 14 नामा कितना होता है, 14 दहा में 140, 14 नामा 126, और 26 और 8 कितना हो जाएगा, 26, 14 नामा 126, 26 और 8 34 को 4, बचा हमारे पास 3, 14 कम 14, 15 16 17,
1 2 3 स्थान पे दशमलव है, 3 स्थान पे लगा लिए, तो ऊंचाई कितनी हो गई 1.744 सेंटीमीटर। अतः बेलन की ऊंचाई यही है। ठीक है, आंसर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो पूछा हुआ था पाँचवा, इसका निम्नलिखित 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाई गई है। ठीक है, माध्य साक्षरता में ज्ञात करना है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो इसको हमने ऐसे कुछ बना लिया। ठीक है, ये क्या है, साक्षरता दर यानी वर्ग अंतराल के तौर पे 45 55 का जोड़ के इसका आधा किया 50, ये 60 70 80 90। ठीक है, उसके बाद से एक्स आई आ गया हमारा, एफ आई ये दिया हुआ है यहाँ पे, रिपीटेशन कितना है 3 10 11 8 3, 3 10 11 8 3, तो ये 35 है और इसका मान 1430 है। तो माध्य इक्वल टू कितना होता है, माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। ठीक है, मान रख लीजिए 2430 बट्टे 35 इक्वल टू काट दीजिए 5 7 35, 5 चौक को 20, 5 चौक को 20 हो गया हमारा, और 5 बट्टे 40, 5 छः 30, कितना आ रहा है 486/7। भाग दे दीजिए, तो एक्स बार का मान देखिए कितना आ रहा है 7 5 35, 7 6 42, 7 6 42, बचा कितना हमारे पास 6 6 66, 7 9 63, 7 9 63 घटाएंगे 3 3 0 7 चौको 28, यही हमारा क्या हो जाएगा माध्य परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 6वें क्वेश्चन पे। देखिए हमारा अगला क्या दिया हुआ है, 6वां के दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है 180 है। छोटी संख्या का वर्ग क्या है, बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना संख्याएं x तथा y है। ठीक है, x तथा y है। माना संख्या क्या है x तथा y है, चूंकि दिया है इनके वर्गों का अंतर कितना दिया है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है, इनके वर्गों का अंतर 180 दिया हुआ है 180, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और क्या दिया हुआ है कि जो छोटी संख्या का वर्ग यानी छोटी संख्या y है, यहाँ पे लिख लीजिए y इज लेस देन x, छोटी संख्या का वर्ग। अब देखिए क्या दिया, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है इक्वल टू 8x, बड़ी संख्या x का 8 गुना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम रख लेते हैं इसमें समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान हमने कितना रखा 8x, 180 को इधर लाइए तो 180 इक्वल टू 0, तो इसका गुणनखंड करेंगे तो 18 दहा में 180, x माइनस 18 और x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इक्वल टू आ गया हमारा 18, x नॉट इक्वल टू माइनस 10। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होगा, तो x इक्वल टू क्या आ गया 18। तो यहाँ पे समीकरण किससे 2 है, मान लीजिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या मिलेगा हमें, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है 8 गुणे 18। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, 8 को लिख सकते हैं 4 गुणे 2 और 2 18 दूना 36, यानी 4 गुणे 36, तो y इक्वल टू कितना 4 का वर्गमूल होगा 2 और 36 का 6, तो y इक्वल टू कितना है 12। अतः संख्याएं क्या हुई, अतः संख्याएं क्या हैं 18 एवं 12 है, 18 एंड 12 है। ठीक है, यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। क्लियर है। अगला देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस चित्र का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कौन सा है 6वें का ख, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्न 6, प्रश्न नंबर 6 का ख। ठीक है, हल, क्योंकि एक पेज पे एक ही प्रश्न आ रहा है 6वें का ख का हल। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। ये है हमारा कुछ चित्र, इसमें है 4 गोले, इसमें है 4 गोले चारों बक्सों के अंदर। ठीक है, ये 4 गोले हमने क्या किया बना लिया। अब देखिए दिया हुआ है इसकी भुजा कितनी है, इस वर्ग की भुजा है 14, यहाँ पे लिख लेंगे दिया है वर्ग की भुजा
की भुजा इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। इसलिए वृत्त का व्यास, इसलिए वृत्त का व्यास इक्वल टू 14/2, यानी व्यास डी कितना आ गया 7। क्योंकि देखिए यहाँ पे 14 में 2 गोले आ रहे हैं, तो ये व्यास 1, ये व्यास 2, यानी 2 व्यास हो गया कितना 14, तो एक व्यास हो जाएगा 7। तो वृत्त की त्रिज्या आर होती कितनी आएगी 7/2, क्योंकि व्यास की आधी क्या होती है त्रिज्या। अब देखिए हमें क्या पूछा हुआ है, ये छायांकित, ये बीच वाले का क्षेत्रफल पूछा हुआ है ना। अगर हम क्या कर दें, वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों गोलों का क्षेत्रफल घटा दें तो बीच वाला पता नहीं चल जाएगा। तो हमें यही करना है, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस इस चारों वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख लीजिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू वर्ग का क्षेत्रफल माइनस इस चारों गोलों 4 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर माइनस 4 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। भुजा कितनी है 14 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 22/7 गुणे आर का मान है 7/2, स्क्वायर है 7/2, एक और 7 से 7 गया, 2 दूना 4 से 4 गया, 14 कितना होगा 196 हो जाएगा क्या माइनस 7 दूना 14 1 15, 7 दूना 14 और 7 दूना 14 1 15, 154, 6 में से 4 गया 2 और 9 में से 5 गया 4, ठीक है। 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या है आंसर। जोड़ने घटाने में अगर गलत हो तो बताने की ज़रूरत नहीं है, सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और इसकी लंबाई मापिए। तो इसका सॉल्यूशन का लिंक मैं वीडियो में दे दूंगा, क्योंकि ये पेंसिल से है, पेंसिल से बनाना है, इसका आराम से आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन। आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पूरा चैप्टर, डाउनलोड नहीं ऑनलाइन देखिएगा पूरा चैप्टर का, ये भी वही है, इन दोनों का आपको मिल जाएगा। ये थोड़ा आपके बुक से शायद हो सकता है एग्जाम्पल का ही है, मैं बता दे रहा हूँ कौन सा है। तो देखिए ये है पेज नंबर, एनसीईआरटी की बुक में है पेज नंबर 310 पे 7वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा, केवल गुणा भाग करना है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सारा डाटा दिया हुआ है, एग्जाम्पल 7, ठीक है। तो इसको यहाँ से दुनिया भर का लिखने से टाइम बर्बाद होगा, ये सवाल केवल थ्योरेटिकल है, गुणा भाग करना है, इसलिए आप इसको आराम से सीख सकते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे ये वाला सवाल आप खुद से पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं सीधे 7वें क्वेश्चन पे, ठीक है। 7वां क दिया हुआ है, क्या क हल करेंगे, या तो इसमें 2 ऑप्शन है, क में 2 गो है, एगो हल करना है कोई, और 7वें में ख है जिसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। इस चारों को एक काम करता हूँ मैं बता देता हूँ, ताकि आपको दिक्कत ना हो, जो आपको पसंद हो वो आप कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम 7वें का क हल करते हैं, ठीक है। 7वें क क्या दिया हुआ है, 10/x + y, 10/x + y 6 नंबर का है, प्लस 2/x - y = 4, ठीक है। अगला क्या दिया हुआ है, 15/x + y - 5/x - y = -2, ये दिया हुआ है ना। इसको हमें हल करना है, तो इसके लिए हम मानेंगे, माना 1/x + y = p और 1/x - y = q। तब इन दोनों में रख दीजिए 10p + 2q = 4, 2 से भाग दे दीजिए तो 5p + q = कितना 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इससे बनाइए 3p - 5q = -2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इसमें से ऐसा कुछ कीजिए कि जोड़ घटाने पे कि इसमें से एक पद कट जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में समीकरण 1 गुणे 5, समीकरण 1 में 5 का गुणा कर रहे हैं और समीकरण 2 को जोड़ते रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे q के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 में 5 से गुणा कर दें 5q और यहाँ पे -5q, ये दोनों कट के क्या हो जाएंगे 0। तो 5 बचे 25p + 5q, ये हो गया पहला वाला में, इसमें 5 से गुणा कर दिए, अब प्लस 3p - 5q, ऊपर वाले में 5 से गुणा किए 2 × 5 = 10 - 2,
5 पी क्यू से 5 क्यू गया, 25 3 26 27 28 पी इक्वल टू 8, 10 में से 2 गया 8, तो पी इक्वल टू हमें क्या मिल गया 8/28। इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी का मान हमारा क्या है, इसको लिख सकते हैं 4/14 दूना 28, ठीक है, या तो 4 दूना 8 4 सत्ते 28, 4 दूना 8 4 सत्ते 28, यानी पी की वैल्यू हमें क्या मिली 2/7 मिली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे p का मान क्या है 1/x + y इक्वल टू 2/7। एक बार और चेक कर लेते हैं, गलती तो नहीं है ना। 10 2 4 10 2 4 और 15 5 -2 15 5 -2, ठीक है। इसमें हो गया, हमने जोड़ा 10p + 2q इक्वल टू 4, 5p + q इक्वल टू 2, ठीक है। और 3p यहाँ पे कुछ 3p 5 यहाँ पे क्या है 15 है ना, हमने 3 कहाँ से लिख दिया, यहाँ पे क्या है 15 है, तो 15p - 5q, यहाँ पे गलती हो जाता हमारा पूरा क्वेश्चन है। 15p - 5q इक्वल टू -2, तो इसको हमने किया तो ये कितना हो जाएगा 15p है ना 15, ठीक है। 15 और 25 कितना हो जाएगा 40, ये गलती हो रहा था हमारा, तो कितना हो जाएगा 8/40, तो कितना हो गया 8 एकम 8 8 25 40 1/5, तो p इक्वल टू कितना है 1/5, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/5। तो इसको उल्टा कर दीजिए तो क्या आया x + y इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x + y इक्वल टू कितना आया 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, समीकरण यहाँ से p का मान 1/5 समीकरण 2 में रख देते हैं, या समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या था, समीकरण 1 क्या था हमारा 5p + q, 5p 8 25 40 कितना आया था हमारा 1/5, ठीक है 1/5 प्लस q इक्वल टू कितना था 2, तो 5 से 5 हमारा कट गया, q इक्वल टू कितना आया 2 - 1 बराबर 1, q का मान है 1/x - y इक्वल टू 1, तो x - y इक्वल टू कितना 1, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 क्या था हमारा 1 था, x + y इक्वल टू 5 था और ये 2 है, इन दोनों को जोड़िए, समीकरण यहाँ पे 1 2 मान चुके हैं ना पहले, तो इसको हम मानेंगे 3, समीकरण 3 मान लें, और ये हुआ हमारा समीकरण 4। समीकरण 3 + 4 से कितना है x + y + x - y इक्वल टू 5 + 1, y से y हमारा कट गया, 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू कितना 3। समीकरण किससे, समीकरण 4 से क्या मिलेगा, x का मान 3 - y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू कितना आएगा 3 में से 1 गया 2, अतः x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2, यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है। क्लियर है। अब चलिए इसका सेकंड वाला लगाते हैं। देखिए ये वाला तो हमने अपने वीडियो में बताया हुआ है, क्या इस पे टाइम बात करें। इसमें से भी एक देख लीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस का भी पूरा बताया हूँ, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा, पूरा प्रश्नावली ही पढ़ाया हूँ। देखिए यहाँ पे एक सवाल लगा देता हूँ, इसका ख ही मान लीजिए लगा देता हूँ, इसका ख, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण 30 और 45 है। जैसे मान लीजिए बहुमंजिला भवन है, एक ऊंचा भवन है अमीर आदमी का, ठीक है, के शिखर से यहाँ से कोई बालक है मुस्कुरा रहा है, और भवन से 8 मीटर ऊंचे भवन, ये कोई छोटा भवन है जिसकी ऊंचाई 8 ही मीटर है, ठीक है 8 मीटर है। इसके शिखर और तल की अनुमान कोण कितना है, ये है 35 डिग्री और ये बड़ा वाला है 45 डिग्री, यानी छत को देखता है 30 डिग्री झुका के और तल को देखता है 45 डिग्री झुका के। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। दिया है, यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है क्या क्या दिया है, θ1 इक्वल टू दिया हुआ है 30 डिग्री, θ2 इक्वल टू कितना दिया है 45 डिग्री, ठीक है। θ1 इक्वल टू 30, θ2 इक्वल टू 45, और h स्मॉल h छोटे भवन की ऊंचाई 8 दिया है। माना बहुमंजिले
भवन की ऊंचाई यच तथा दोनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी कितनी है, यक्स है। तब ए बी सी डी, देखिए इसको आप मिला लीजिए, ये जितनी अगर यक्स है तो ये भी कितना होगा, यक्स ही होगा। ठीक है, अब चलिए हम लगाते हैं। ये दूरी कितनी है, ये पूरा है, ये दूरी हो जाएगी 8 और ये पूरी दूरी कितनी है, पूरी दूरी है कैपिटल एच, तो ये आधी दूरी कितनी हो जाएगी, स्मॉल एच माइनस 8 होगी कि नहीं होगी, होगी। चलिए अब हम लगाते हैं इसमें। सबसे पहले त्रिभुज सी डी ए बी सी डी ई, सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में, ठीक है 10। देखिए ये वाला कोण कितना है 30 डिग्री, तो भी कितना होगा 30 डिग्री, और ये वाला हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, सी डी ई में 10 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच माइनस 8, ये लंब होगा ये आधार होगा, अपान एक्स। 10 30 का मान 1/√3 इक्वल टू एच माइनस 8 अपान एक्स, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3 एच माइनस 8। ठीक है, अब त्रिभुज किसमें, इस बड़े वाले में, त्रिभुज ए बी डी में, बी डी में क्या मिलेगा 10 45, 10 45 इक्वल टू लंब है हमारा एच, आधार है हमारा यक्स, 45 का मान 1 होता है तो एच अपान एक्स, यानी एच बराबर हमारा आ गया यक्स। अब देखिए यहाँ पे एक्स का मान एच रख लेते हैं तो क्या मिलेगा, एच इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम 1 and 2 यहाँ पे लिख लीजिए, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, समीकरण 1 and 2 से, ठीक है क्या मिलेगा, एक्स के जगह पे हम क्या रख लेते हैं, एच इक्वल टू कितना, √3 एच माइनस 8√3, इसको इस साइड में लाइए, इसको इसमें, तो कितना हो जाएगा, √3 एच माइनस एच इक्वल टू 8√3, एच कॉमन ले लीजिए तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 8√3, तो एच इक्वल टू कितना 8√3/8 √3 माइनस 1, इसके संयुग्मी से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 8√3 इंटू √3 माइनस का +1 अपान 3 में से गया 2 से काट दीजिए, कितना आया, एच बराबर आया हमारा 8 का में 2 से भाग देंगे 4√3, या 3 का अंदर गुणा कर लीजिए, √3 + 1, चूँकि एच बराबर यक्स बराबर कितना 4 3 + √3 मीटर, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, दोनों का लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो हमसे बताइए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा उसका सॉल्यूशन। धन्यवाद।